बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 24 इक़्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 25 मुलाहिज़ा फरमाएं। नेल्स कमेंट्स करके हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह किया कीजिए। मेरा ख्याल था कि राधा उन्हें कुछ ले देकर मामला ख़त्म कर देगी, लेकिन अब सूरत संगीन हो गई थी। सब इंस्पेक्टर ने रिवाल्वर वाला हाथ सीधा कर लिया। तो फिर ये वही हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ तबाही फैला रखी है, वही आतंकवादी जिसने पहाड़ों में सरकारी कैंप तबाह किया और मंदिर को भी राख कर दिया गया। नागराज ने इसके लिए तो 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। अपनी किस्मत ही बदल जाएगी। हवालदार होशियार रहना, ये लोग कोई हरकत न करने पाए। सूरत मजीद संगीन हो गई। हवालदार ने महज शुबे का इजहार किया, मगर शुबा ही किसी तहकीक की असल बुनियाद होता है। और फिर 5 लाख रुपए का लालच भी था। मैं समझ गया कि अब आसानी से जान छूटने वाली नहीं थी। मैं वो नहीं हूँ हुक्म जो आप समझ रहे हैं। मैंने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो आज ही जोधपुर से सैर को यहाँ आया था। इस कुतिया ने मुझे फांस लिया। क्या पता था अपनी किस्मत ही फूट जाएगी। ये झूठ बोलता है। राधा जल्दी से बोली, इसने मुझे इशारा करके फांसा था, साला हरामी। अगर तुम वो नहीं हो तो हम कुछ ले देकर मामला खत्म कर देंगे। सब इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे मालूम है माउंट ईबू में तबाही फैलाने वाला पाकिस्तानी जासूस और मुसलमान है। हम अभी देख लेते हैं। अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो बात खत्म। हवालदार, इसकी दो तटाकर झांको, ये क्या है? आखिरी अल्फाज उसने हवालदार को मुखातिब करके कहे थे। मैं हुक्म। हवालदार घबरा गया। मेरी भी रूह फना हो गई। अगर ये राज खुल गया कि मैं मुसलमान हूँ तो बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाँ, तुम देखोगे, सब इंस्पेक्टर ने कहा। ऐसे काम मातहत करते हैं, ऑफिसर नहीं। तुम मुंह फेर लो उधर परली तरफ को। वैसे मुंह ना भी फेरो तो कोई हर्ज नहीं। उसने आखिरी अल्फाज राधा की तरफ देखते हुए कहे थे। राधा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए इस तरह पहलू बदल लिया कि अब वो मुकम्मल तौर पर सब इंस्पेक्टर के सामने थी। ऐसा करते उसने ब्लाउजर भी कुछ नीचे खींच लिया। सब इंस्पेक्टर की नजरें उसके सीने की तरफ उठ गई। हवालदार 2 कदम आगे बढ़कर मेरे करीब आ गया। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, धोती हटा। हवालदार के लहजे में नागवारी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और दिमाग भी तेजी से काम कर रहा था। मैंने धोती अपनी टांगों से जरा सी हटा दी। हवालदार देखने के लिए आगे को झुका। उसी वक्त मेरे अंदर के वैशी ने नारा लगाया, अब या कभी नहीं। मैंने बड़ी फुर्ती से दाईं टांग समेटकर हवालदार के सीने पर जोरदार ठोक कर रसीद कर दी। मेरी हरकत उसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को थी। वो बिल बिलाता हुआ पीछे को उलट गया। दूसरी तरफ राधा ने भी बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए सब इंस्पेक्टर की नाव से जरा नीचे टांगों के बीच में जोरदार लात रसीद कर दी। वो भी बिल बिलाता हुआ उस सोफे पर गिरा जिस पर उनके आने से पहले राधा सो रही थी। पिस्तौल सब इंस्पेक्टर के हाथ से छूटकर गिर गया और वो दोनों हाथ टांगों के बीच में रखे हुए गालियां बक रहा था। हवालदार भी मेरी ठोकर खाकर लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरा। उसका पिस्तौल अभी तक उसी के हाथ में था। मैंने बड़ी फुर्ती से उठकर हवालदार पर छलांग लगा दी। मेरी पहली ठोकर उसके पिस्तौल वाले हाथ पर पड़ी। पिस्तौल उसके हाथ से निकल गया। मैंने दूसरी ठोकर उसके सर पर दे मारी और लपक कर पिस्तौल उठा लिया। दूसरी तरफ राधा भी अलर्ट थी। वो अपना लहंगा संभालते हुए सब इंस्पेक्टर पर ठोकरें बरसाने लगी। सब इंस्पेक्टर सोफे समेत पीछे उलट गया। वो ऊंधा पड़ा करा रहा था और राधा ने उसके कूलों पर एक और जोरदार ठोकर रसीद कर दी। हवालदार ने उठकर पिस्तौल की परवाह किए बगैर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, मगर मैंने बड़ी फुर्ती से अपने आप को बचाते हुए उसके पेट पर ठोकर मार दी। वो पेट पकड़कर दोहरा हो गया। मैं अब तक ये अंदाजा लगा चुका था कि हवालदार ज्यादा एक्टिव जोशीला था, जबकि सब इंस्पेक्टर तो बस एमएसआ ही था। बस अब तुम लोग सीधे खड़े हो जाओ, मैंने गुर्राते हुए कहा। 1 मिनट बाद वो दोनों मेरे सामने खड़े थे। राधा ने फर्श पर पड़ा हुआ अपना पिस्तौल उठा लिया और उन दोनों की रिवॉल्वर पर भी कब्जा कर लिया। हाँ तो सब इंस्पेक्टर, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई कि कौन हूं मैं, लेकिन अब तुम फंस गए हो। तुम्हारे लिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। अगर तुम चाहो तो हम में अब भी मामला तय हो सकता है। सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, तुम हमें छोड़ दो, हम तुम्हारी तरफ से आंखें बंद कर लेंगे। हमने तुम्हें देखा ही नहीं। अकलमंद हो। मैं मुस्कुरा दिया। मुझे तुम्हारी ये तजवीज पसंद आई, इसलिए अब तुम लोग अपनी ये वर्दियां उतार दो। हाँ, मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा है। मैंने कहा जल्दी उतारो वर्दी, वरना मैं खोपड़ी उड़ा दूंगा। इस देवी के सामने सब इंस्पेक्टर ने अजीब सी नजरों से राधा की तरफ देखा। कुछ देर पहले तो तुम बड़ी हवस भरी नजरों से इसकी तरफ देख रहे थे और अब ये देवी हो गई। उतार दो वर्दी, मैंने कहते हुए पिस्तौल को हरकत दी। सब इंस्पेक्टर शर्ट के बटन खोलने लगा। उसने पहले कमीज उतारी और पतलून की बेल्ट खोलते हुए राधा की तरफ देखने लगा। जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं। मैं धाड़ा। राधा मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मैंने सब इंस्पेक्टर की वर्दी उठाकर उसकी तरफ उछाल दी। दूसरे कमरे में जाकर तब्दील कर लो, जल्दी करो। राधा वर्दी उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। मैं हवालदार को वर्दी उतारने का इशारा करने लगा। उन दोनों ने अंडर गारमेंट पहने हुए थे।
मेरे हुक्म पर वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए और दोनों हाथ सरों से ऊपर दीवार पर टिका दिए। राधा सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर आ गई। मैंने उसे इशारा किया और हवालदार की वर्दी उठाकर दूसरे कमरे में घुस गया। अब सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर हमारे हक में थी। मैं अगर चाहता तो उन दोनों को मौत के घाट उतार सकता था, मगर मैं बिला वजह किसी के खून से हाथ नहीं रंगना चाहता था। मगर किसी गड़बड़ की सूरत में सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती। राधा ने अपना लहंगा फाड़कर उन दोनों के हाथ पुश्त पर बांध दिए और उन्हें फर्श पर बिठाकर दोनों के पैर भी इकट्ठे ही बांध दिए और फिर इधर उधर देखने लगी। उनका मुंह बंद करना भी जरूरी था। राधा को कपड़ा नहीं मिला तो उसने अपना ब्लाउज फाड़कर 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। एक टुकड़ा हवालदार के मुंह में और दूसरा सब इंस्पेक्टर के मुंह में ठूंसते हुए बोली, इसे चूसते रहना, इसमें भी बड़ा स्वाद है। राधा के इस जुमले पर मैं मुस्कुराए बगैर ना रह सका। राधा ने सब इंस्पेक्टर की कैप भी उठाकर सर पर जमा ली। मैंने उसकी तरफ देखा, वो इस वर्दी में बहुत शानदार लग रही थी। मैंने भी हवालदार की टोपी उठाकर अपने गंजे सर पर रख ली और उन दोनों की रिवॉल्वर हमने अपने अपने होलिस्टरों में रख लिए, जबकि अपने पिस्तौल जेबों ही में ठूंस लिए थे। घबराना मत, मैंने बाहर निकलने से पहले पीछे मुड़कर कहा, हम तुम्हारे थाने में इतला कर देंगे, वो लोग तुम्हें आकर छुड़ा लेंगे। बाहर निकलने से पहले मैंने बत्तियां बुझा दी, अलबत्ता दरवाजा खुला रहने दिया। कांटे के सामने पुलिस जीप मौजूद थी। राधा ने स्टीयरिंग संभाल लिया और मैं साथ वाली सीट पर बैठ गया। रास्ता दूसरे कांटे के करीब से गुजरता था। उस कांटे की बत्तियां अब भी जल रही थी। बरामदे में 2 इंसानी एवले भी नजर आ रहे थे। जो कोई भी थे यकीनन ये जानने के लिए वहां खड़े थे कि क्या हुआ। सब्जी से ढकी हुई उन पहाड़ियों पर जा बजा लातादाद कांटे बने हुए थे। रास्ता पथरीला और ना हमवार था। आखिरकार हम पहाड़ियों से निकलकर पुख्ता सड़क पर आ गए। इस वक्त रात की तारीकी दम तोड़ रही थी। रोशनी सी फैलने लगी। जीप के हेडलैम्प्स रोशन थे। राधा ने रफ्तार तेज नहीं की। पहले ही चौराहे पर पहुंचते ही अंदाजा हो गया कि रात को शहर की सूरत-ए-हाल क्या रही होगी। हमारी तलाश जारी थी। पुलिस ने कई रास्तों की नाकाबंदी कर रखी थी। हर पुलिस पार्टी के साथ नागराज के भी 1-2 मुसल्ला आदमी मौजूद थे, लेकिन हमें अपना रास्ता बनाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। रोका तो हर जगह गया, लेकिन पुलिस की जीप और हमारे जिस्मों पर पुलिस की वर्दियां हर जगह काम आई। एक जगह एक पुलिस पार्टी ने एक कार को रोक रखा था। वो पुलिस पार्टी 2 कांस्टेबलों और एक हवालदार पर मुश्तमिल थी। कार में 2 अफराद थे, एक अधेड़ उम्र औरत और एक जवान आदमी। औरत अधेड़ उम्र होने के बावजूद खूबसूरत थी। उसके जिस्म पर कीमती साड़ी थी, जबकि उस जवान आदमी ने भी कीमती सूट पहन रखा था। उन दोनों को कार से उतार लिया गया और हवालदार उनसे पूछगछ करने लगा। राधा ने उनके करीब जीप रोक ली। मैंने रिवॉल्वर होलिस्टर से निकालकर हाथ में ले लिया। क्या बात है हवालदार, कौन है ये लोग, क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? राधा ने हवालदार की तरफ देखते हुए बारूब लहजे में कहा। हवालदार ने पहले खट से सल्यूट किया, फिर बोला, आप जानती हैं मैडम, रात तक दरेवदीन की तलाश के लिए हर शख्स को चेक करने का हुक्म मिला है, लेकिन शरीफ लोगों को परेशान करने का हुक्म नहीं दिया गया। राधा ने कहा, क्या तुम्हें ये नहीं बताया गया कि वो राजस्थानी लिबास में है और वो आदमी गंजा है जिसकी हमें तलाश है, मेरी तरह? मैंने सर से टोपी उतार कर उसे अपना गंजा सर दिखाया और फिर टोपी सर पर रख ली। यस मैडम, हवालदार जल्दी से बोला। जाने दो इन्हें और मशकूक लोगों पर निगाह रखो, शरीफ लोगों को परेशान मत करो, राधा ने कहा। हवालदार ने एक बार फिर एड़ियां बजा दी। धन्यवाद अफीसर, उस शख्स ने राधा का शुक्रिया अदा किया। हम तो वाकई ही परेशान हो गए थे। शहर के हालात ठीक नहीं है, आप लोग भी सोच समझकर घर से निकला करें, राधा ने कहा और जीप आगे बढ़ा दी। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए राधा ने जीप एक जगह रोकी और इंजन बंद कर दिया। हम दोनों नीचे उतर आए। पहाड़ियों की तरफ जाने वाली वो सड़क सुनसान थी। जीप वहां छोड़कर हम वापस आ गए और मेन रोड पार करने के बाद हम एक तवील चक्कर काटते हुए उस सड़क पर निकल आए जहाँ पहाड़ियों पर एक दूसरे से फासले पर कांटे ही बने हुए थे। हम सड़क छोड़कर पहाड़ी रास्तों पर चलते रहे और आखिरकार ठीक उस वक्त अपने कॉटेज में पहुंच गए जब मशरिक से सूरज तुलू हो रहा था। अंदर दाखिल होते ही राधा ने दरवाजा लॉक कर दिया और कमरे में घुसकर पलंग पर ढेर हो गई। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा और फिर बीच वाले कमरे में आकर सोफे पर नीम दराज होके आंखें बंद कर ली। 1 हफ्ते तक हम वाकई दाल चावल खाते रहे। इसी दौरान हमने कॉटेज के गेट से झांक कर देखा तक नहीं था, अलबत्ता दिन भर लान में लगे रहते। इन 7-8 दिनों में हम दोनों ने मिलकर कॉटेज के आगे और पीछे दोनों तरफ के लान संवार दिए थे, क्यारियां बना दी थी। मैंने ये बात भी नोट की थी कि राधा के चेहरे की रौनक बहाल हो गई थी। पिछले दिनों वो वाकई जिंदगी के संगीन तरीन तजुर्बात से गुजर चुकी थी। उसके आसाब जवाब देने लगे थे। अगर एक आध दिन मजीद वो सूरत-ए-हाल बरकरार रहती तो हिम्मत वो हार बैठती या उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाता। हम 8 दिन तक बाहर नहीं निकले, इसलिए शहर की सूरत-ए-हाल का भी हमें कुछ अंदाजा नहीं था। अलबत्ता ये बात तस्लीम शुदा थी कि दरेवदीन के कत्ल के बाद नागराज के हल्के और पुलिस में हलचल मच गई होगी। 2 दिन और गुजरे और आखिरकार मैंने बाहर निकलने का फैसला कर लिया। मेरी दाढ़ी खासी बढ़ गई थी। मैंने कैंची से दाढ़ी और मूंछों के बाल सेट कर लिए कि बेतरतीब ना लगे। राधा की जंबील से एक पुराना सूट भी बरामद हो गया। शाम का अंधेरा फैलने के बाद बाहर निकला तो मेरा उलिया बदला हुआ था। नीले रंग का सूट, कोट के कॉलर में एक अदद फूल भी लगा हुआ था।
दाढ़ी, मूंछे, सर पर गिरवे रंग के कपड़े की दोपली टोपी, ऐसी टोपियां हिंदुओं को आमतौर पर पहने देखा था। माथे पर अंग्रेजी के हर्फ पोशेब का तिलक और बाएं गाल पर बड़ा सा स्याह मसा। ये मसा राधा ने किसी चीज से तैयार किया और गाल पर चिपका दिया और मेरी आंखों में न जाने क्या चीज डाली कि आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गई। मेरे एक कान में क्लिप वाला बिंदा था और ऐसा बिंदा मैंने एक मरतबा पहले भी लगाया था जो लड़ाई में गिर गया। गले में सुर्ख पोलका डाट वाला मफरल था, इस हुलिये में मैं कोई गुंडा ही लगता था। कांटे से निकलकर कुछ दूर चलने के बाद मैं पहाड़ी रास्ते पर मुड़ गया और तकरीबन आधे घंटे बाद मैं बस स्टैंड के इलाके में पहुंच गया। इतने रोज से यहाँ मार दाड़ करते हुए मैं ये अंदाजा लगा चुका था कि किस इलाके में किस किस्म के लोग रहते हैं। बस स्टैंड के इलाके में अगर चंद अच्छे आला मयार के होटल, गेस्ट हाउसेज और रेस्टोरेंट भी थे, मगर मजमूई तौर पर आबादी को मुतवस्त दर्जे का करार दिया जा सकता था। मजदूर तबका के लोग भी ज्यादातर इसी इलाके के गिरदोनवा में आबाद थे और जाहिर है जहाँ इस किस्म की आबादी हो वहाँ मुझ जैसे गुंडों को हाथ पैर मारने का मौका मिल ही जाता है। शाम के वक्त यहाँ बड़ी चहल पहल और रौनक होती थी। 29 किलोमीटर दूर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर जयपुर और अहमदाबाद की तरफ से 2 ट्रेनें आती थी। उनके मुसाफिर बसों के जरिए माउंट आबू आते थे और ये बसें 7 बजे के करीब यहाँ पहुँचती थी। बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद और उदयपुर से आने वाली बसें भी शाम 6 से 9 बजे के दौरान वक्फे से यहाँ पहुंचती थी और इस वजह से यहाँ खासी रौनक हो जाती थी। बस स्टैंड के इलाके में रात के वक्त चहल पहल की 1 बजे वो रेड लाइट एरिया भी था और शिकार गाह भी, लेकिन मैं ना तो शिकार की तलाश में आया था और ना ही सैरो तफरी के लिए। उस रोज देवदिन ने बताया कि नागराज गोपाल के बंगले में छुपा बैठा है और वहीं से अहकामात जारी कर रहा है। उसके साथ बेला और शंकर भी थे। बेला को तो मैं जितना जानता था मगर शंकर मेरे लिए अजनबी था। ताम उन दोनों के बारे में राधा ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया था। गोपाल माउंट आबू में 3 गेस्ट हाउसेज, झील के किनारे 5 अदद कॉटेज और ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक था। उसके फ्लैट में 6-7 बसें थी जो माउंट आबू से राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों तक चलती थी। एक बस का रूट तो दिल्ली तक था। नागराज जब शुरू में यहाँ आया था तो उसने गोपाल जैसे लोगों की मदद ही से यहाँ कदम जमाए थे। उन दिनों गोपाल के पास सिर्फ एक खिटारा सी बस थी जो उदयपुर के रूट पर चला करती थी। इसके अलावा वो कुछ औरतों का धंधा भी करता था। एक गेस्ट हाउस के मैनेजर से उसकी गाड़ी बनती थी और उसके तवस से वो सियाहों को औरतें सप्लाई करता और उनसे मिलने वाला कमीशन आपस में बांट लेते थे। मगर नागराज से मुलाकात के बाद उसके दिन फिरने लगे। खटारा बस की जगह लग्जरी कोच ने ले ली और वो काटेज भी गोपाल ने खरीद लिया और फिर चंद ही बरसों में उसका शुमार शहर के मुअज्जिजीन में होने लगा। शहर में आने वाले सियाहों को औरतें सप्लाई करने वाला दलाल दौलतमंद होते ही मुअज्जज बन गया। लोग उसके पेशे को भूल गए थे, लेकिन इस शहर में एक ऐसी हस्ती भी थी जो गोपाल के लगाए हुए जख्मों को नहीं भूली थी। वो लक्ष्मी थी, गोपाल की साबका रखेल। उसने बुरे वक्तों में गोपाल का साथ दिया था, उसे कमा कर देती रही थी, लेकिन जब गोपाल के पास दौलत आई तो वो लक्ष्मी को भूल गया। उनकी आखिरी मुलाकात एक बड़ी धुआंधार किस्म की लड़ाई पर खत्म हुई। लक्ष्मी ने चौराहे पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सैंडलों से गोपाल की पिटाई की थी और गोपाल ने उसे बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटा था। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे और एक दूसरे के कपड़े फाड़े दे रहे थे। अगर पुलिस वाले मैदान में ना कूद पड़ते तो गोपाल लक्ष्मी के हाथों मारा जाता या लक्ष्मी गोपाल के हाथों खत्म हो जाती और वो रात उन दोनों ने हवालात में काटी और आखिरकार नागराज ही ने उन्हें पुलिस से निजात दिलाई। उस वक्त लक्ष्मी ने गोपाल को खौफनाक इंतकाम की धमकी दी थी। ये सब कुछ मुझे राधा ने बताया। इस बात को 2 साल हो गए। लक्ष्मी अभी तक गोपाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। अलबत्ता गोपाल की हरकतों ने लक्ष्मी को रेड लाइट एरिया आबाद करने पर मजबूर कर दिया। राधा के कहने के मुताबिक लक्ष्मी खुद इस धंधे से रिटायर हो चुकी थी। अलबत्ता उसने 3-4 लड़कियां रखी हुई थी जो उसका बिजनेस चला रही थी और इस वक्त मैं लक्ष्मी से मिलने के लिए ही आया था और इस इलाके में आने के लिए यही हुलिया मुनासिब था जो मैंने इख्तियार किया था। मैंने एक घटिया रेस्टोरेंट में बैठकर नहायत बद जायका चाय जहर मार की। रेस्टोरेंट के सामने वो अंधेरी गली थी जो रेड लाइट एरिया कहलाती थी। मैं उस रेस्टोरेंट में बैठा उस गली में आते जाते लोगों को देखता रहा और फिर बाहर आ गया। यहाँ मुझे अपने जैसे और भी लोग नजर आए जो इस इलाके में दादागिरी करते थे। एक मेरे पास भी आ गया। जाहिर ऐसे लोग अपने इलाके में किसी और गुंडे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बादशाह, वो मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, नए लगते हो लेकिन ये इलाका अपना है, यहाँ तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। खैरियत चाहते हो तो जैसे चुपके से आए हो वैसे ही दुम दुबाकर चुपके से वापस चले जाओ। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। उसका कद 5 फुट के लगभग था। जिस्म कदरे बारी भरकम, काली पतलून और दारीदार बुनियान पहने हुए था। बाल लंबे और उलझे हुए थे। वो हर लिहाज से सड़क शाप गुंडा ही लगता था। मैंने अचानक ही आगे बढ़कर उसे पकड़कर ऊपर उठा लिया और दूसरे ही लम्हे उसे दूर फेंक दिया। सड़क पर गिरते उसके मुंह से चीख निकल गई। मैंने संभलने का मौका दिए बगैर आगे बढ़कर उसे 2-3 ठोकरें रसीद कर दी। जग्गू दादा के मुंह लगता है साला,
चीर के फेंक दूंगा। मैं गुर्राता हुआ फिर आगे बढ़ा, मगर उसने फौरन ही हाथ जोड़ दिया। गुरु गुरु, वो चीख रहा था, क्षमा कर दो गुरु, मुझसे भूल हो गई। जाओ, क्षमा किया। मैंने उसे एक और ठोकर मारी। क्या याद करोगे? वो उठकर एक तरफ को भाग निकला। जब उसने मुझे ललकारा था तो उसके 2-3 गुर्गे भी करीब ही जमा हो गए थे, मगर अपने दादा का हशर देखकर वो इधर उधर खिसक गए थे। मैं अंधेरी गली में दाखिल हो गया। दोनों तरफ मकानों में तवाइफें आबाद थी। दरवाजे साथ साथ थे। बाज दरवाजे बंद थे और बाज खुले हुए। हर दरवाजे के सामने 2-2, 3-3 लड़कियां बैठी हुई थी। उन दरवाजों के अंदर बहुत मदम रोशनी के बल्ब जल रहे थे। उस मदम रोशनी के पसे मंदिर में तवाइफों के चेहरे वाज़े तौर पर नजर नहीं आ रहे थे, मगर सौदे हो रहे थे। दरवाजे बंद हो रहे थे और खुल रहे थे। मैं एक दरवाजे के सामने रुक गया। ये 2 पट का दरवाजा था, जिसका एक पट बंद था। खुले हुए पट के सामने स्टूल पर जो औरत बैठी थी, वो गालिबन अपने आप को अप्सरा ही समझती होगी। उसने सिर्फ पेटी कोट और ऊपर मुख्तसर सा ब्लाउज पहन रखा था। बाहर खड़े खड़े क्या देखत हो, बतेर आओ, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा और साथ ही किसी कदर आगे झुक गई। लक्ष्मीबाई कहाँ मिलेगी? मैंने पूछा। अरे अपन को भी चेक कर देखो, लक्ष्मीबाई को भूल जाओगे, उसने कहा। उसी लम्हे बंद क्वार्टर के पीछे से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे धींगा मुश्ती हो रही हो, और फिर धड़ से दरवाजा खुला। एक आदमी बाहर गली में गिरा। उसके पीछे कोई कपड़ा भी बाहर उछाल दिया गया। मेरे मुंह से बेइख्तियार कहकर निकल गया, जिस आदमी को बाहर फेंका गया था वो बरहना था, और बाद में उसकी धोती फेंकी गई थी। वो धोती लपेटता हुआ एक तरफ भाग खड़ा हुआ। अंदर से किसी औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। वो तवाइफ थी। उसने किसी वजह से अपने गाग को उठाकर बाहर फेंक दिया था और अब उसे गालियां दे रही थी। मुझे वो भारतीय फौजी याद आ गए जो सन 65 की जंग में पाकिस्तानी मुजाहिदीन के जवाबी हमला पर अपनी धोतियां भी छोड़कर भाग गए थे। मैंने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, मुर्गी के डब्बे की तरह था, जिसे दरमियान में पर्दा तान कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। मैं आगे बढ़ गया। एक और दरवाजे पर खड़ी औरत से लक्ष्मीबाई के बारे में पूछा। उसने सामने वाले दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं जैसे ही उस तरफ पहुंचा, दरवाजे के दोनों पट बैक वक्त खुले। 2 आदमी बाहर निकले और गली के अंधेरे में गायब हो गए। वहां से एक तवाइफ जैसे ही बाहर निकली, मैंने उससे लक्ष्मीबाई के बारे में पूछा। लक्ष्मीबाई धंधा नहीं करती, मेरे साथ आओ ना, उसने साफ उर्दू में जवाब दिया, जिसका मतलब था कि वो राजस्थान की रहने वाली नहीं थी। मैं धंधे के लिए नहीं आया, उससे कहो राधा ने एक आदमी भेजा है, मैंने जवाब दिया। राधा मुझे बता चुकी थी कि वो और लक्ष्मी एक दूसरे को जानते हैं। वो चंद में मेरी तरफ देखती रही और फिर अंदर चली गई। उस कमरे में दूसरी तरफ भी एक दरवाजा था। इसी दौरान दूसरी तवाइफ बाहर आ गई और मुझे पटाने की कोशिश करने लगी। अंदर जाने वाली तवाइफ 3-4 मिनट बाद वापस आई और मुझे अपने साथ आने का इशारा किया। उस कमरे के पीछे एक मुख्तसर सा आंगन था और एक तरफ ऊपर जाने के लिए लकड़ी के तख्तों की सीढ़ियां। ऊपर चले जाओ। वो औरत सीढ़ियों की तरफ इशारा करके वापस चली गई। आंगन में अंधेरा था। मैं एहतियात से सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर तख्ता मेरे पैरों के बोझ से चिरचिरा रहा था। सीढ़ियों के इख्तिताम पर 4 मुरब्बा फुट जगह खाली थी और आगे दरवाजा था जो भिड़ा हुआ था, मगर रोशनी बाहर झलक रही थी। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। आ जाओ, दरवाजा खुला है। अंदर से खटकती हुई सी आवाज सुनाई दी। मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते ही ठिठक गया। राधा ने बताया था कि लक्ष्मी खुद इस धंधे से रिटायर हो चुकी है और मैंने अपने ज़हन में एक तसव्वुर कायम कर लिया था कि वो बूढ़ी हो चुकी होगी, लेकिन उसे देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। उसकी उम्र 35 से 40 के दरमियान रही होगी। रंगत ऐसी गोरी के हाथ लगाने से मैली हो जाने का डर, तीखे नैन नक्श, दराज कामत और सडोल बड़ा बड़ा सा जिस्म, वो वाकई अफसरा लग रही थी। मुझे गोपाल पर बड़ा गुस्सा आया जिसने इतनी हसीन औरत को छोड़ दिया था। वो कुर्सी पर बैठी सिगरेट पी रही थी। सामने सोफे पर एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था, जबकि लक्ष्मी के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। तुम्हें तो किसी मंदिर में होना चाहिए था माशे जी, यहाँ क्यों आ गए हो? बैठो। मैं कुर्सी पर बैठ गया। लक्ष्मी सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैं तनाई में बात करना चाहता हूँ लक्ष्मी जी, मैंने कहा। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर साथ वाले कमरे में ले गई। मैंने मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा। मेरी मुदाखलत उसे पसंद नहीं आई थी और वो पीछो ताब खा कर रह गया। कहो क्या बात है? लक्ष्मी ने सिगरेट का कश लगाते हुए पूछा। मैं गोपाल के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज सरगोशी से ज्यादा ऊंची नहीं थी। वो इस तरह चौंक गई जैसे बिजली का करंट लगा हो। भूमें तन गई। वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मेरा मतलब है वो राधा कौन है जिसका नाम लेकर तुमने नीचे से संदेशा भेजा था? आश्रम वाली राधा जो आजकल नागराज, गोपाल और पुलिस को मतलूब है, मैंने जवाब दिया। तो तुम क्या वही जो? तुम ठीक समझ रही हो, मैंने उसकी बात काट दी। मैं इत्मीनान से बात करना चाहता हूँ, मगर तुम्हारा ये मेहमान मेरा पुराना आशिक है। कभी कभी बातें करने के लिए थोड़ी देर को आ जाता है। इससे मुझे मोटी रकम मिल जाती है, इसलिए इनकार नहीं करती। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। लक्ष्मी कहती उस कमरे में वापस चली गई। ये बेडरूम था, बहुत शानदार। मैं कुर्सी पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा।
तकरीबन 10 मिनट बाद कमरे का बाहर का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी और फिर लक्ष्मी दरमियानी दरवाजे का पर्दा हटाकर अंदर आ गई। उसकी आंखों में और चेहरे पर अजीब सनसनीखे से तासरात उभर आए। वो चंद में मेरी तरफ देखती रही और फिर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई। यकीन नहीं आता तुम वही हो, वो बोली। उसके लहजे में भी हल्की सी थरथराहट थी। वो लोग जहन्नुम की बलाओं की तरह तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम इस तरह आजादी से घूम रहे हो। अगर मुझे कोई खौफ होता तो किसी बिल में घुसकर बैठा रहता, मैंने जवाब दिया। गोपाल के बारे में क्या कहना चाहते हो, उसने कहा। लक्ष्मी की अब तक की बातों से मैं समझ गया था कि वो अब भी इंतकाम की आग में जल रही थी और गोपाल के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में मेरा साथ देने से नहीं हिचकिचाएगी। मैं चंद लम्हों तक उसकी आंखों और चेहरे के तासरात से भी अंदाजा लगाने की कोशिश करता रहा कि वो कितने पानी में है। मैंने उसके और गोपाल के हवाले से राधा की बताई हुई कुछ बातें दोहराई तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया। जो कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो, वो बोली। मैं गोपाल को नरक तक पहुंचाने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि गोपाल को शहर के उसी चौराहे पर अपने कदमों में तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए देखूं, जहां उसने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा था। आज भी मुझे वो सब कुछ याद आता है तो मेरा खून खोल उठता है। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो, मैंने कहा, मगर उसके लिए मुझे तुम्हारे भरपूर ताउन की जरूरत है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसे बताने लगा कि मैं क्या चाहता हूँ। गोपाल इस बंगले में नहीं है। मेरे खामोश होने पर उसने कहा, मैं अगरचे अब तक उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकी मगर उसकी सरगर्मियों पर निगाह रखे हुए हूँ। 7-8 रोज पहले जब तुमने दरेवदीन को कत्ल किया था, उससे अगले ही रोज उसने वो बंगला छोड़ दिया। नागराज बहुत बेरहम और सफाक आदमी है। वो आज तक 20 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार चुका है, लेकिन अब उसे अपना जीवन खतरे में नजर आ रहा है। वो तो छुपता फिर रहा है। वो जानता है कि तुम्हारा असल निशाना वही होगा और जिस तरह तुम उसके आदमी को यके बाद दीगरे खत्म करते जा रहे हो, उसके दिल में तुम्हारा खौफ बैठता जा रहा है और उसे यकीन है कि तुम उस तक जरूर पहुंच जाओगे। एक बार तो वो तुम्हारे हाथ आ भी गया था। तुमने उसकी पिटाई करके उसे घायल कर दिया और उसके सामने रवि पंडित को मार डाला। उस रात तुम नागराज को जिस तरह छोड़ गए थे, उसके करीबी हलकों में यह ख्याल किया जाता है कि तुमने किसी वजह से उसका जीवन दान किया था। तुम किसी खास मौके की तलाश में हो, इसलिए वो बार बार ठिकाने बदल रहा है। शहर भर की पुलिस और उसके 20 आदमी अब तक तुम्हारा खोज नहीं लगा सके। वो तुम्हें छल्लावा समझते हैं। तुम्हें ये सारी कुथा कैसे मालूम हुई? मेरा मतलब है नागराज को जख्मी करने वाली बात, मैंने पूछा। उस गिरोह में मेरे भी कुछ हमदर्द हैं, लक्ष्मी ने जवाब दिया। वो लोग अगरचे काबिले एतमाद नहीं है, लेकिन मुझे उनसे बहुत सी बातें मालूम होती रहती हैं और फिर ये बात तो पूरे शहर में फैल चुकी है कि नागराज तुम्हारे हाथों घायल हुआ था। वो लोग अब कहाँ हैं? मैंने पूछा। नागराज और गोपाल उस काठी में जहाँ उस रात दरेवदीन को कत्ल करने के बाद तुमने और राधा ने पनाह ली थी और पुलिस वालों को नंगा करके बांध गए थे, लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, मैं चौंक गया। तुम तो बहुत कुछ जानती हो। जानकारी रखनी पड़ती है, लक्ष्मी ने कहा। मैं रंडी हूँ, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और बहुत सी बातें बगैर पूछे ही मालूम हो जाती हैं। मगर तुम तो अब धंधा नहीं करती, मैंने कहा। बहुत से लोग मेरे करीब बैठने को ही फख्र समझते हैं। लक्ष्मी के होंठों की मुस्कुराहट गहरी होगी। हाँ, तुम चीज ही ऐसी हो। मेरे मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। दरेवदीन के आदमी तुम लोगों को झील वाली तफरीह गाह के आसपास ढूंढते रहे थे, क्योंकि वो कार भी तफरीह गाह से कुछ फासले पर मिल गई थी, जिस पर तुम लोग दरेवदीन को कत्ल करने के बाद फरार हुए। फिर शहर में भी तुम्हारी तलाश शुरू हो गई। सुबह झील में एक मलाह की लाश मिली और दूसरे किनारे पर एक कश्ती भी मिल गई, तो उस तरफ भी तुम्हारी तलाश शुरू कर दी गई। और 10 बजे के करीब वो लोग उस काठी तक पहुंच गए जहाँ दोनों पुलिस वाले बंधे पड़े थे। उन पुलिस वालों ने ये इंकशाफ किया कि तुम दोनों ने रात उस काटेज में गुजारी और पकड़े जाने के बाद उन्हें धोखे से बांधकर फरार हो गए। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, नागराज को शुबा था कि तुम 1-2 दिन में गोपाल के बंगले तक भी पहुंच जाओगे। उसने भी तुम्हारी चाल पर अमल किया, यानी उस काठी का इंतखाब किया जिस पर तुम्हें शुबा नहीं हो सकता था। काठी में उनकी मुंतकिली बड़ी राजदारी से अमल में आई थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता चल गया? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। उसे अगले ही रोज गोपाल का एक आदमी मथिया की एक लोडिया को ले गया था, लक्ष्मी ने जवाब दिया। नागराज में जहर भरा हुआ है और जब तक ये जहर उसके खून से निकलता ना रहे उसे चैन नहीं पड़ता। मथिया कौन है? मैंने पूछा। एक प्राइवेट सप्लाइजर, लक्ष्मी ने कहा। बड़े बड़े लोगों को लौंडिया सप्लाई करता है। उसके पास एक से एक हसीन लौंडिया है, लेकिन मुझ पर मरता है। अगर ये गोपाल की तरफ से ये चेतावनी दी गई थी कि अगर उसने किसी को ये बताया कि उस रात लौंडिया कहाँ गई थी तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, लेकिन मथिया मुझसे कोई बात नहीं छुपाता। मेरे घुटने से लगकर बैठता है तो उसकी जबान फर फर चलने लगती है। और ये शंकर कौन है? मैंने पूछा। इस शहर का सबसे बड़ा बदमाश, लक्ष्मी ने जवाब दिया। वो भी नागराजी की तरह बहुत बेरहम बेहद सफाक आदमी है, बल्कि दरिंदा है। आदमी को टांगों से पकड़कर चीर देता है। शहर के सारे बदमाश उसके नाम से ही थर थर कांपने लगते हैं। नागराज ने उसे खास तौर पर अपने करीब रखा हुआ है।
नागराज, गोपाल, बेला और शंकर, मैंने ये नाम दोहराए। और कितने आदमी उस कॉटेज में? 1-2 और होंगे, ज्यादा नहीं, लक्ष्मी ने जवाब दिया। नागराज ये भी समझता है कि ज्यादा भीड़ भाड़ उसका राज फाश कर सकती है, इसलिए उसने अपने करीब सिर्फ 2-4 ऐसे आदमी रखे हैं जो जरूरत के वक्त अपनी जान लड़ा दें। मैं सही तादाद मालूम करना चाहता हूँ, मैंने कहा। कल मालूम करके बता सकूंगी, लेकिन कैसे बताऊंगी? तुम्हारा इस तरह आजादी से फिरना भी खतरे से खाली नहीं होगा, लक्ष्मी ने कहा। कल शाम 8 बजे मैं तुम्हें इसी गेटअप में प्रेम निवास रेस्टोरेंट में मिलूंगा। मैंने उसे रत्नावली रेस्टोरेंट का पता बता दिया। मेरे ख्याल में उस काटे में टेलीफोन तो नहीं है, लेकिन गोपाल के पास सेलुलर फोन है, मैं उसका नंबर मालूम कर लूंगी। लक्ष्मी ने बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मैं कहते हुए उठ खड़ा हुआ। अगर तुम्हारे चेहरे पर ये दाढ़ी, मूंछे और गाल पर मसा ना हो तो तुम यकीनन बहुत शानदार होगे, उसने भी उठते हुए मुस्कुरा कर कहा। मुतमईन रहो, वक्त आने पर मैं तुम्हें अपनी असल सूरत भी दिखा दूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम दोनों दूसरे कमरे में आ गए। लक्ष्मी ने बाहर का दरवाजा खोलकर किसी लड़की का नाम लेकर आवाज दी। जी माता रानी। नीचे से फौरन ही आवाज सुनाई दी। अंदर कोई है तो नहीं? मेहमान जा रहा है, लक्ष्मी ने कहा। नहीं माता रानी, नीचे से जवाब मिला। मैंने लक्ष्मी की तरफ देखा और फिर सीढ़ियां उतरने लगा। उस अंधेरी गली से निकलकर मैं जैसे ही सड़क पर पहुंचा, 3-4 गुंडों ने मुझे घेर लिया।